हेलो फ्रेंड्स। तो जितने भी आप यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड लेखपाल भर्ती और वीडियो भर्ती और जो लोअर पीसीएस के अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं आज से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। पहले स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आपका हिस्ट्री का जो पार्ट है सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही आएगा। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो वेरियस एग्जाम में आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, जो यूथ की बुक है उससे मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन है, अगवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है? अगवाड़ा किला गोवा राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है। थोड़ा सा मुझे स्टार्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका आंसर हो गया अगवाड़ा किला गोवा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा मांडवी नदी के किनारे पर किया गया था। भारत में वीओसी मतलब वेरी निगडे उस्टिडिसे कंपेंगी का गठन निम्नलिखित में से किस द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन है बी, डच द्वारा। भारत में वीओसी का गठन 1602 में डचों द्वारा किया गया था। 1605 में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कपास, अफीम, नील, रेशम और चावल प्रमुख भारतीय वस्तुएं थी जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। एक बात याद रखना कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। मान लो जो मैंने पढ़ा कि 1605 में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की, तो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बन सकता है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की, तो 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। पुर्तगालियों द्वारा बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इस प्रदेश में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में बंदेल शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1599 में की गई थी। यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इस चर्च को द बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, तब बंदेल चर्च, ब से बंगाल, ब से बंदेल, ठीक है, और प से पश्चिम बंगाल और प से पुर्तगाली। तो याद करने का तरीका हो गया कि पुर्तगालियों ने बनवाया था। तो अभी तो पूछा है कि पश्चिम बंगाल में बना, अगली बार पूछा है कि किसने बनवाया बंदेल चर्च के, किस यूरोपीय देश ने बनवाया था, ठीक है, या शासक ने बनवाया था। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पे? तो जहाँ पे आया था वहीं पे मरा होगा, तो कोच्चि में होगा, केरल में। वास्को डी गामा का मकबरा दफन भारत के कोच्चि केरल राज्य में स्थित है। पुर्तगालियों का नाविक था जिसने 20 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। भारत वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक नाविक था। कहाँ पे पहुंचा था पहली बार? तो कालीकट पे पहुंचा था। किसके हेल्प से पहुंचा था? तो एक नाविक था, उसका नाम कोई मुस्लिम था। नेक्स्ट अभी आएगा, मैं बता दूंगा। वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों से पराजित किया था। तो सवाली का युद्ध 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित सवाली एस्चुअरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी, ठीक है। तो सवाली का युद्ध पूछेगा कि अभी तो पूछा है कि सवाली में कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में कि जहाज़ों ने सूरत के पास ऐसे सवाली बंकर में पराजित किया था, ठीक है। तो अभी तो इसने पूछा कि किसने पराजित किया था, कब पराजित किया था। नेक्स्ट टाइम आएगा कि पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में
ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पहली जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो सवाली का युद्ध हुआ था 1612 स्थिति में, जिसमें पुर्तगालियों की हार हुई थी। वास्को डी गामा पुर्तगाली अन्वेषक था जो भारत में समुद्री मार्ग की खोज की 1498 में। अभी मेरे पीछे पड़ा है, देखो लोअर री एग्जाम 2019 में पूछा गया है, तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहले बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? पहले बड़े पैमाने पर विद्रोह 1857 से पहले वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। ठीक है, 51 साल पहले चले जाओगे तो वेल्लोर में पहला विद्रोह हुआ था, जिसको कि अंग्रेजों ने दमनकारी नीतियों से उसको शांत कर दिया था, उस जिले से बाहर बढ़ने नहीं दिया था। उस जिले को क्या हुआ था कि वहाँ के जो लोकल सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, उन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया था पूरे जिले पे, लेकिन विद्रोह को जल्दी दबा दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहले बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर में हुआ था 1806 में। अभी ये क्वेश्चन हो गया है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1809 में अमृतसर से की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए। 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। इस शांति पर मेटकॉफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। संधि की शर्तों के अनुसार सतलज नदी के दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई कि सतलज नदी की एक साइड तो इस राजा रणजीत सिंह का राज्य रहेगा, सतलज नदी के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो मध्य संधि हुई थी सतलज की, उस टाइम गवर्नर कौन था? ठीक है, तो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम था। तो इसके साथ साथ ये भी याद करते चलना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो 26 लाख रुपए। ऑप्शन बी सही है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब मीर कासम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में सेनापति हेक्टर मुनरो ने के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए। 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत अंग्रेज प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुए। तो बक्सर का युद्ध, इसमें एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये भी याद हो गया कि बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम के बीच और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। देखो दो शब्द होते हैं, एक नवाब था सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला। तो सिराजुद्दौला सबसे पहले जो प्लासी के युद्ध में लड़ाई की थी रॉबर्ट क्लाइव से, वो शुजाउद्दौला था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय संयुक्त सेना, ये तीनों लोग मिलकर लड़े थे, जिसमें कि हमारे देश के जो लोग थे उनकी हार हुई, अंग्रेजों की जीत हुई। उसके सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो ने बैंड बजा दी थी इनकी, और ये तीनों लोग हार गए थे। फिर इनको 26 लाख रुपए सालाना देने के लिए सहमत हुए थे अंग्रेज। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? पुर्तगालियों का उपनिवेश कौन सा नहीं था? तो बम्बई भी था, हुगली भी था, चौल भी था, मछलीपट्टनम नहीं था। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, वह डचों का उपनिवेश था मछलीपट्टनम, जबकि अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश थे। अन्य पुर्तगाली उपनिवेश दमन द्वीप, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबा, गैला, सतारा, नागपट्टनम आदि थे। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? भारत में प्रथम काजू का परिचय जो था पुर्तगालियों ने कराया था। पुर्तगाली हमारे देश के लिए बहुत अलग अलग टाइप्स के जो चीज़ें हम लोग नहीं उगाते थे उनको उन्होंने हमें बताया और उगाया, और उसके बाद हम लोग उससे परिचित हुए। ठीक है, तो भारतीय कृषि में पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया। ठीक है, इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों के ही देन है। प्रिंटिंग प्रेस भी पहले बार पुर्तगाली ही लाए थे। पहली बार डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? पहली बार डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो 1616 ईस्वी में। डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
1616 17 मार्च 1616 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। याद कर, डेट याद करते चलना है। 1616 ईस्वी में प्रथम। ठीक है। इसके उपरांत तमिलनाडु के ट्रांकबार में 1620 में कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के सेरामपुर में 1676 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1845 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया और भारत से चले गए। ठीक है। पहली बार डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। ये क्वेश्चन हो चुका है। बक्सर के युद्ध के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ठीक है। 1764 में तो बक्सर का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। 1764 में ये हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों ने के संरक्षण के अंतर्गत आया था। बक्सर के युद्ध के बाद पश्चात 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसकी मुख्य शर्त इस प्रकार है। अवध के नवाब से इलाहाबाद कड़ा के जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए गए। कंपनी 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेंगे। देख लिए। वास्को डी गामा किस वर्ष आया था? देखो, लोअर प्रेसियस में आया था भैया, 1498 में। बार बार क्वेश्चन आया था। तो इस एरिया से वास्को डी गामा जब आया है, फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई है, तो स्टार्टिंग के पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको हमें पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा जो भी आपको नोट्स वगैरह मिले उससे भी पढ़ाई कीजिए। पैटर्न देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। हाँ देखो, मैं उसको आंसर उस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग पर अब्दुल माजिद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल माजिद सहायता से उत्तर मासा अंतर्द्वीप को पार करके भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था। अब नेक्स्ट चलेंगे मराठा साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? आगरा शहर पर नियंत्रण करने से पहले मराठों का नियंत्रण था। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारी की सेवा की थी। तो चित्पावन ब्राह्मण जो पेशवा थे, और उसके बाद पेशवा की एक वंशानुगत हिस्ट्री चलने लग गई और यही लोग बाद में राजा बनने लगे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक, जो मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है, उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली गई, जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। उन्हीं के शासन काल में यह पद वंशानुगत हो गया और एक ही परिवार के हाथों में सत्ता बनी रही। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मण। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों को उनके क्षेत्रों से संबंध मिलान कीजिए। तो क्या हो जाएगा? सिंधिया तो हो जाएगा उज्जैन से, होलकर हो जाएगा इंदौर से, और गायकवाड़ हो जाएगा बड़ौदा से, और भोसले हो जाएगा नागपुर से। सिंधिया उज्जैन, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा और भोसले नागपुर। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों ने एक परिवार के पास थे, जिन्हें शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? पुणे। उस समय पुणे कहा जाता था। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इसने मराठा साम्राज्य के पेशवा युग प्रारंभ हुआ। इस काल के दौरान पुणे मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो मराठाओं छापामार करते थे, गुरिल्ला नीति अपनाते थे। किस राजा ने के प्रशासन में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद पाई जाती थी? तो शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, वो अष्ट प्रधान मतलब 8 लोगों का ग्रुप था, जो कि अलग अलग मंत्री परिषद थे। उनसे वो राय मंत्रणा करते थे कभी कोई काम करने से पहले, लेकिन उसको बाध्य रहना उनका मजबूरी नहीं होती थी।
निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन जो संत थे वो थे तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। शंकराचार्य जो थे संपूर्ण भारत में थे। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 में वैष्णव मत था उनका। तुकाराम 1608 से 1650 महाराष्ट्र वारकरी मत। नामदेव जो थे 1270 से 1350 महाराष्ट्र निर्गुण मत। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो औरंगजेब जो था मुगल और उसके बीच ही द्वंद्व स्टार्ट हुआ और इनके बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। 1657 में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब को पहली बार मुकाबला हुआ जब अहमदनगर और चुनार पर उन्होंने आक्रमण किया। इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा था। ठीक है, तो ये अभी हमने स्टार्ट किया है और ये आपका पहला वीडियो था। आप मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं आपके यूथ से मैं डेली कराता रहूँगा और मैं PDF को और अच्छे तरीके से बनाऊँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और बार बार इसको देखिए, रिवाइज कीजिए। छोटे छोटे वीडियो आएंगे, ये नहीं कि मैराथन वीडियो 4 घंटे, क्योंकि आप देख तो पाते नहीं हो मैराथन वीडियो। और इसको 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहेगा, कहीं भी देखते हुए घूमते हुए एक बार डबल स्पीड में करके देख लो, सुन लो और रिवाइज कर लो, आसान रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिएगा और मैं आगे ऐसे और भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको डेली मिलेगी और हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का PYQ आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू।